वेलकम एस्पिरेंट्स। आज हम हिस्ट्री के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जहां एक ताकतवर टाइटन गिरता है और नए रीजनल बॉसेस का राइज होता है। अगर आपको लगता है कि 18th सेंचुरी की पॉलिटिक्स बोरिंग है, तो ट्रस्ट मी, आज ये किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर से कम नहीं लगेगी। सोचिए, एक ऐसा लेजेंडरी एम्पायर जिसकी मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती थी, वो रातों रात अपना मशहूर पीकॉक थ्रोन और 50 करोड़ के जेवर कैसे खो बैठा। डर और पैनिक का वो माहौल कैसा होगा। चलिए समझते हैं कि आखिर इन माइटी मुगल्स का पतन इतनी तेजी से कैसे हुआ। नादिर शाह के 1739 के हमले का ये प्राइमरी अकाउंट पढ़िए। द वेल्दी वर टर्न्ड इनटू बेगर्स, द न्यू सिटी वाज टर्न्ड इनटू रबल। ये लाइंस पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे दिल्ली के अमीर भिखारी बन गए और पूरा शहर पल भर में मलबे में तब्दील हो गया था। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम द ग्रेट मुगल कोलैप्स से शुरू करेंगे, फिर 3 ब्रेकअवे प्रोविंसेस, राइज ऑफ वॉरियर्स और मराठा स्ट्रैटेजी कवर करेंगे। एंड में एक क्विक रिवीजन रिकैप और अल्टीमेट एमसीक्यू चैलेंज होगा, ताकि एग्जाम के लिए सब कुछ यहीं लॉक हो जाए। लेट्स गो। सेक्शन 1, द ग्रेट मुगल कोलैप्स। चलिए देखते हैं कि बिखरने से ठीक पहले इंडिया का जियोपॉलिटिकल मैप आखिर कैसा लग रहा था। दोस्तों, 1700 के इस विशाल साम्राज्य को देखिए। बाहर से कितना स्ट्रांग लग रहा है ना, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और थी। एम्परर औरंगजेब ने डेक्कन में लंबी लड़ाइयां लड़कर मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज पहले ही पूरी तरह ट्रेन कर दिए थे। यानी एम्पायर का खोखलापन शुरू हो चुका था। और उस आग में घी का काम किया इस नंबर ने, 50 करोड़। जी हां, नादिर शाह पूरे 50 करोड़ के जूल्स लूट कर ले गया। एक साम्राज्य जो ईरानी और तुरानी नोबल्स के आपसी झगड़ों में पहले ही उलझा था, इस लूट के बाद उसकी तो जैसे रीढ़ की हड्डी ही टूट गई। सेक्शन 2, 3 पावरफुल ब्रेकअवे प्रोविंसेस। सेंटर जब कमजोर हुआ तो फायदा किसने उठाया? उन्हीं के एम्बिशियस गवर्नर्स ने, जो खुद हाई रैंकिंग मनसबदार थे। उन्होंने खुद को आजाद करना शुरू कर दिया। एस्पिरेंट्स, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग यहां से पक्का आता है। इसके लिए ये गोल्डन मेमोरी ट्रिक दिमाग में बिठा लीजिए। ABH मैप्स टू SMA। A फॉर अवध, फाउंडेड बाय S फॉर शहादत खान। B फॉर बंगाल, बाय M फॉर मुर्शद कुली खान। और H फॉर हैदराबाद, बाय A फॉर आसफ जाह। ABH इज इक्वल टू SMA। बस इतना सिंपल है, इसे याद रखना। एक और हाई यील्ड एग्जाम कीवर्ड नोट कीजिए, इजारादार्स। ये एक्चुअली रेवेन्यू फार्मर्स थे जो स्टेट को एक फिक्स्ड अमाउंट देने का वादा करते थे और बदले में इन्हें टैक्स कलेक्शन की खुली छूट मिल जाती थी। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ? लोकल बैंकर्स और मनी लेंडर्स का स्टेट के खजाने पर डायरेक्ट कंट्रोल बन गया। सेक्शन 3, राइज ऑफ द वॉरियर्स। अरिस्टोक्रेट्स की बात हो गई। अब चलते हैं ग्रास रूट्स की तरफ, जहां बिल्कुल नए योद्धा तैयार हो रहे थे। देखते हैं सिखों ने अपनी ताकत कैसे ऑर्गेनाइज की। इस लॉजिकल प्रोग्रेशन को ध्यान से समझिए। सिक्स की शुरुआत हुई जथास यानी वॉरियर्स के छोटे बैंड से, फिर वो मिसल्स में बदले और आखिर में एक मैसिव दल खालसा यानी ग्रैंड आर्मी बन गए। ये अमृतसर में मिलकर गुरमताज पास करते थे और इनका सबसे बड़ा गेम चेंजर था राखी सिस्टम, जहां वो किसानों से 20% टैक्स लेकर उन्हें पूरी मिलिट्री प्रोटेक्शन देते थे। सेक्शन 4, मराठा एक्सपेंशन एंड स्ट्रैटेजी। अब जरा सोचिए, मराठास ने अपना इतना बड़ा एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए फंड्स कहां से जुटाए? उनकी मिलिट्री और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सच में एक मास्टर क्लास थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के इस ब्रिलियंट लीडरशिप को देखिए। उन्होंने मुगल्स के हेवीली गार्डेड किलों पर डायरेक्ट अटैक बिल्कुल अवॉइड किया। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल लेकिन डेडली थी, लगातार गोरिल्ला वॉरफेयर। उन्होंने सीधे लड़ने के बजाय दुश्मन की सप्लाई लाइन्स ही तोड़कर रख दी। और इस मराठा एक्सपेंशन का जो फाइनेंशियल इंजन था, उसका नाम था चौथ। इसे अपनी नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। चौथ एग्जैक्टली 25% लैंड रेवेन्यू टैक्स था, जो उनकी बढ़ती ताकत का एक बहुत बड़ा और रिलायबल सोर्स बन गया। दूसरा इंपॉर्टेंट टैक्स है सरदेशमुखी। एग्जाम हॉल में बच्चे अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। सरदेशमुखी एक थोड़ा छोटा टैक्स था, करीब 9 से 10%, जो डायरेक्टली हेड रेवेन्यू कलेक्टर को जाता था। याद रहेगा ना? चौथ 25% और सरदेशमुखी 9 से 10%। जैसे जैसे पेशवास के टाइम पर मराठा एम्पायर और ज्यादा एक्सपैंड हुआ, 4 नए की सरदार सामने आए। ग्वालियर के सिंधिया, बरोड़ा के गायकवाड़, नागपुर के भोंसले और इंदौर के होलकर।
इन प्रॉस्परस रीजन से इन्होंने ऐसी ताकतवर आर्मीज खड़ी की जिसने एम्पायर का नक्शा बदल दिया। महान अलगाव यानी अवध और बंगाल। ये उन स्मार्ट मैनेजर्स की कहानी है जिन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर कायदे कानूनों का बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल किया और देखते ही देखते अपने खुद के स्वतंत्र राज्य खड़े कर लिए। 1722 में अवध के सूबेदार बने बुरहान उल मुल्क सादत खान। ये एक बेहद चतुर रणनीतिकार थे। मुगलों के प्रभाव को जड़ों से काटने के लिए इन्होंने एक बहुत ही सटीक चाल चली। मुगलों द्वारा नियुक्त किए गए जागीरदारों की संख्या सीधे तौर पर कम कर दी, उनकी जागीरों का आकार छोटा कर दिया गया और जो खाली पद बचे उन पर अपने वफादार लोगों को बिठा दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, राजपूतों और रुहेलखंड के अफगानों की सबसे उपजाऊ जमीनों पर भी कब्जा कर लिया गया। और दिलचस्प बात तो ये है कि जो रणनीति अवध में सादत खान अपना रहे थे, बिल्कुल वही चाल बंगाल में मुर्शीद कुली खान चल रहे थे। मुगल प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के सभी मुगल जागीरदारों का ट्रांसफर सीधा उड़ीसा कर दिया। साथ ही बंगाल के राजस्व का एक बहुत ही सख्त रीअसेसमेंट यानी फिर से मूल्यांकन करवाया गया। साफ है कि ये दोनों एक ही मास्टर स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। अब परीक्षा के लिए इन पॉइंट्स को दिमाग में छापने का समय है। इन नए राज्यों की 3 सबसे आम विशेषताओं को याद रखने के लिए एक छोटी सी JIR ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जे का मतलब है जागीरदारी। इन्होंने मुगलों की जागीरदारी व्यवस्था को बिल्कुल नकार दिया। I का मतलब है इजारेदारी, यानी राजस्व की खेती को अपनाया जहां टैक्स वसूलने का अधिकार सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मिलता था। और R से रिच बैंकर। इन्होंने अमीर बैंकरों और व्यापारियों को बहुत ताकत दी। बंगाल में अलीवर्दी खान के समय जगत सेठ घराने का उदय इसका सबसे सटीक उदाहरण है। ये ट्रिक एग्जाम हॉल में बहुत काम आने वाली है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उन शूरवीरों की जिन्होंने मुगलों की सेवा का पूरा फायदा उठाकर अपनी खुद की ताकत को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। राजपूत। जोधपुर का वो विशाल मेहरानगढ़ किला और जयपुर का जंतर मंतर ये राजपूत शक्ति के जीवंत प्रमाण हैं। अंबर और जोधपुर के राजपूत राजा मुगलों के अधीन उत्कृष्ट सेवा दे चुके थे। इसके बदले उन्हें अपनी वतन जागीरों में अच्छी खासी आज़ादी मिली हुई थी। लेकिन 18वीं सदी आते आते जोधपुर के राजा अजीत सिंह और अंबर के सवाई राजा जय सिंह ने अपने इस प्रभाव का इस्तेमाल किया और अपने क्षेत्रों का जबरदस्त विस्तार किया। जंतर मंतर जैसी अद्भुत वेधशालाओं का निर्माण सवाई जय सिंह की उसी शक्ति और शानदार दूरदृष्टि को दर्शाता है। इन प्रभावशाली राजपूत परिवारों ने अपनी वतन जागीरों के आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। राजा अजीत सिंह ने गुजरात की सूबेदारी हासिल की और सवाई राजा जय सिंह ने मालवा की। 1722 में तो जय सिंह को आगरा की सूबेदारी भी मिल गई। मतलब उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैल गया था। हालांकि 1740 के दशक में मराठों के धुआंधार अभियानों ने उनके इस विस्तार पर थोड़ा ब्रेक जरूर लगा दिया। चलिए अब रुख करते हैं उत्तर का। यहाँ बात होगी एक ऐसे समूह की जो एक आध्यात्मिक समुदाय से एक बहुत ही भयंकर और ताकतवर राजनीतिक और सैन्य ताकत में बदल गया। बात हो रही है सिखों की। सिखों के इस उदय को एक टाइमलाइन के जरिए समझना बहुत आसान है। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना की। उनके बाद 1708 में बंदा बहादुर के नेतृत्व में मुगलों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह हुआ। उन्होंने गुरु नानक और गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम के सिक्के चलाकर अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी। हालांकि मुगलों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन सिखों का हौसला बिल्कुल नहीं टूटा। 1765 में उन्होंने फिर से अपना संप्रभुत्व सिक्का ढाला और अंततः 1799 में महाराजा रंजीत सिंह ने सभी समूहों को एकजुट करके लाहौर को अपनी शानदार राजधानी बनाया। अब सवाल ये है कि ये 20 का नंबर यहाँ क्या कर रहा है? दरअसल ये सिखों की एक बहुत ही शानदार व्यवस्था का हिस्सा था जिसे राखी प्रणाली कहते हैं। इसमें किसानों से उनकी उपज का 20% टैक्स के रूप में लिया जाता था और बदले में उन्हें हर बाहरी हमले से पूरी सुरक्षा दी जाती थी। सच मानिए, एग्जामिनर्स को ये 20% वाला फैक्ट पूछना बहुत पसंद है। यहाँ कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें याद रखना बेहद जरूरी है। ये सीधे परीक्षा में टकराएंगे। पहला है जत्था और मिसल। ये सिखों के छोटे छोटे समूह हुआ करते थे। दूसरा है दल खालसा। जब ये सभी मिसल एक साथ मिल जाते थे तो उस विशाल और ताकतवर सेना को दल खालसा कहा जाता था। तीसरा कीवर्ड है गुरमाता।
अमृतसर में वैसाखी और दिवाली के मौके पर जो सामूहिक फैसले लिए जाते थे उन्हें गुरु का प्रस्ताव यानी गुरुमाता कहते थे। और चौथा, राखी प्रणाली, जिसकी अभी हमने बात की। ये चारों शब्द टिप्स पर होने चाहिए। अब मुड़ते हैं दक्कन की ओर, जहां मुगलों की रातों की नींद उड़ाने वाला एक विशाल और अजेय राज्य खड़ा हो रहा था, मराठा राज्य। शक्तिशाली मराठा साम्राज्य के संस्थापक महान शिवाजी ने मुगलों और बीजापुर की विशाल सेनाओं को अपनी उसी मशहूर छापामार युद्ध नीति, जिसे गुरेला वॉरफेयर कहते हैं, उससे धूल चटाकर एक बहुत ही स्थिर और मजबूत राज्य बनाया। शिवाजी के बाद इस राज्य की असली कमान पेशवाओं यानी चित्पावन ब्राह्मणों के हाथों में आ गई और उन्होंने पूना को इस भव्य मराठा साम्राज्य की राजधानी बना दिया। ये मराठा एक्सपेंशन को ना एक एक्शन मूवी के फास्ट पेस्ड मोन्टाज की तरह इमेजिन कीजिए। ये 40 साल का एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ टाइमलाइन है। 1720s में इन्होंने मुगल्स के हाथ से मालवा और गुजरात छीन लिया। फिर देखते ही देखते 1730s तक मराठा किंग पूरे डेक्कन के अनडिस्प्यूटेड ओवरलॉर्ड बन गए। और 1737 का साल, तब तो इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि इन्होंने सीधा दिल्ली पर रेड मार दी। इनकी बाउंड्रीज पंजाब से लेकर साउथ तक फैल चुकी थी। पर देखिए, जब पावर इतनी तेजी से बढ़ती है तो दुश्मन भी उतने ही तेजी से बनते हैं। और यही सब लीड करता है 1761 के उस दर्दनाक तीसरे पानीपत के युद्ध की तरफ। एक तरफ एक ब्रिलियंट राइज और दूसरी तरफ एक ट्रैजिक हॉल्ट। अब आते हैं एग्जाम के उस शॉर्ट क्वेश्चन पर। मराठास के दो फेमस टैक्सेस, चौथ और सरदेशमुखी, इनको याद रखने की एक ट्रिक सुनिए। चौथ वर्ड बोलते वक्त कैसा साउंड आता है? एक चौथाई यानी 1/4, राइट? तो चौथ का सीधा सा मतलब है 25% लैंड रेवेन्यू, एकदम सिंपल। और सरदेशमुखी, ये उस 25% के ऊपर लगने वाला 9 से 10% का एक्स्ट्रा हेड टैक्स था। फॉर्मूला याद रखिएगा, चौथ मतलब 1/4। ये ट्रिक एग्जाम में डेफिनेटली मार्क्स दिलवाएगी। और सोचिए, इस पूरे मैसिव एक्सपेंशन का मास्टरमाइंड आखिर कौन था? बाजीराव वन, जिन्हें बाजीराव बल्लाल के नाम से भी जाना जाता है। ये वो लेजेंडरी मराठा जनरल थे जिन्होंने एम्पायर को सीधा विंध्यास के पार तक फैलाया। मालवा, गुजरात और यहाँ तक कि पोर्चुगीज के खिलाफ इनके कैंपेन्स ने इतिहास रच दिया था। इनका नाम माइंड के सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर में ज़रूर सेव कर लीजिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मराठा वेल्थ एंड ट्रेड, क्योंकि एग्जाम्स में सिर्फ वॉर्स नहीं, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन भी पूछते हैं। एग्जाम सेटर्स का एक फेवरेट फॉर्मेट होता है मैच द फॉलोइंग। ये टेबल उसके लिए प्राइम मटेरियल है। मराठा सिर्फ लड़ने में आगे नहीं थे, उन्होंने वेल्थ का एक प्रॉपर सॉलिड सिस्टम बनाया था। रटिए मत, बस इन जोड़ों को ध्यान से समझ लीजिए। ग्वालियर और उज्जैन में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले और इंदौर में होलकर। इन सभी पावरफुल चीफ्स ने अपनी बड़ी बड़ी आर्मीज को फंड करने के लिए इन सेंटर्स को जबरदस्त डेवलप किया। इन बड़े शहरों को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर को अग्रेसिवली सपोर्ट किया और नए ट्रेड रूट्स खोले। एक मस्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चंदेरी सिल्क का बिजनेस कैसा चमका। उसको अब पूना के रूप में एक नया और बहुत बड़ा मार्केट मिल गया। बुरहानपुर का ट्रेड, जो पहले बस आगरा या सूरत तक सीमित था, वो अब पूना, नागपुर, लखनऊ और इलाहाबाद तक फैल चुका था। पूना देखते ही देखते एक मेगा कमर्शियल हब बन गया था। अब आते हैं कहानी के एक नए हिस्से पर। सेक्शन 3, राइज ऑफ द जट्स। जब एक तरफ मराठास छा रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली के पास एक और पावर का तेजी से राइज हो रहा था, और वो थे जाट्स। इनकी सक्सेस के 3 मेन स्टेप्स समझते हैं। पहला स्टेप, इनके लीडर चूड़ामण ने 1680s तक दिल्ली के वेस्ट और आगरा रीजन पर अपना कंट्रोल जमा लिया। दूसरा स्टेप, जाट्स कमाल के एग्रीकल्चरिस्ट्स थे, तो उन्होंने अपनी खेती की समझ से पानीपत और बल्लभगढ़ को रिच ट्रेडिंग हब्स में बदल दिया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, सूरजमाल की एंट्री। इनके टाइम पर भरतपुर एक बेहद मजबूत स्टेट बनकर उभरा। अगर एग्जाम में जाट पावर के पीक का सवाल आए तो सूरजमाल का नाम और उनका बनाया लोहागढ़ फोर्ट तुरंत क्लिक करना चाहिए। अब एक फैक्ट देखिए, 65,000। सोचिए, ये बिल्कुल भी छोटा नंबर नहीं है। जब सूरजमल के बेटे जवाहिर शाह को मुगल्स के खिलाफ उतरना था तो उन्होंने सिर्फ अपनी 30,000 की फौज पर भरोसा नहीं किया। उनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने एक्स्ट्रा 20,000 मराठास और 15,000 सिख ट्रूप्स को भी हायर कर लिया। ये दिखाता है कि उनका खजाना और उनकी पॉलिटिकल पावर कितनी ज्यादा थी। और ये खजाना सिर्फ फौज में नहीं लगा, आर्किटेक्चर में भी इसकी झलक मिलती है। ये दिग पैलेस की इमेज देखिए।
इन्होंने सिर्फ मजबूत किले नहीं बनाए, बल्कि आम्बर और आगरा के आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को मिक्स करके ये ग्रैंड गार्डन पैलेस खड़ा कर दिया। इस रूफ पर बने इस यूनिक डिजाइन को ध्यान से देखिए। इसे बंगला डोम कहते हैं। ये इनकी कल्चरल रिचनेस का एक शानदार एग्जाम्पल है। चलिए अब थोड़ा इंडिया से बाहर निकलते हैं। सेक्शन 4, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जिस वक्त इंडिया में नए नए राजवाड़े और एम्पायर्स बन रहे थे, वेस्ट में एक अलग ही स्टॉर्म उठ रहा था जिसने पूरी दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम हिला दिया। किसी भी इंसान को समाज में जन्म के आधार पर स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। सुनने में आज कितना बेसिक लगता है ना, पर 18th सेंचुरी के यूरोप में ये आइडिया एक धमाके की तरह था। यही वो सिंगल सबसे बड़ी फिलॉसफी थी जिसने फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशंस को जन्म दिया, जहां लोगों ने अमीरों के बर्थ प्रिविलेजेस के खिलाफ खुलेआम बगावत कर दी। इस रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी रिजल्ट क्या निकला? इसने लोगों को सब्जेक्ट से उठाकर सिटीजन्स बना दिया। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, जिनके ऊपर राजा रूल करता है और जहां कुछ खास लोगों को बाय बर्थ सारे फायदे मिलते हैं। पर सिटीजन्स, इसका मतलब है सोसाइटी में सबके लिए इक्वल लॉज और मेरिट या काबिलियत के आधार पर मौके मिलना। पावर किसी राजा से नहीं बल्कि लोगों से आनी चाहिए। ये वही आइडियाज थे जिन्होंने आगे चलकर हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसीज की फाउंडेशन रखी। ऑल राइट, अब टाइम है अपना दिमाग दौड़ाने का और एक्टिव रिकॉल टेस्ट करने का। सेक्शन 5, एग्जाम लेवल MCQ चैलेंज। देखते हैं कि अभी तक की कहानी कितनी दिमाग में बैठी है। पहला एग्जाम लेवल सवाल। मराठास द्वारा कलेक्ट किया गया जो चौथ टैक्स था वो एग्जैक्टली क्या था? ऑप्शंस हैं ए, एक 10% हेड टैक्स, बी, एक 25% लैंड रेवेन्यू क्लेम, सी, कोई एग्रीकल्चरल टोल, या डी, सिक्स द्वारा दिया गया ट्रिब्यूट। याद करने की कोशिश कीजिए वो वर्ड साउंड वाली मेमोरी ट्रिक जो हमने डिस्कस की थी। चौथ से कैसा साउंड आता है? एंड द करेक्ट आंसर इज बी, 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू। अगर आपको 1/4 या 1/4 वाला कनेक्शन क्लिक कर गया था तो कंग्रेट्स, एग्जाम की तैयारी बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रही है। चलिए अगला चैलेंज ट्राई करते हैं। किसकी लीडरशिप के अंडर भरतपुर का किंगडम एक सुपर स्ट्रॉन्ग जट स्टेट बनकर सामने आया? उन 3 स्टेप्स को याद कीजिए जो थोड़ी देर पहले कवर हुए थे। सही जवाब है सूरजमाल। ये नाम लोहागढ़ फोर्ट और जाट पावर का पीक, इन सब का आपस में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और एग्जाम के लिए इसे हमेशा याद रखना है। 18th सेंचुरी में सिक्स के द्वारा शुरू किया गया राखी सिस्टम आखिर क्या था? ऑप्शन ध्यान से सुनिए। क्या लगता है, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप बिल्कुल सही है। ये 20% टैक्स था जो किसानों को प्रोटेक्शन देता था। सी और डी तो बिल्कुल इरेलेवेंट है और ऑप्शन ए मराठा उसका चौथ टैक्स था। अगला सवाल, इनमें से कौन सा हिस्टोरिकल फिगर अपने बनाए गए ब्रेकअवे प्रोविंस के साथ करेक्टली मैच किया गया है? चलिए वो गोल्डन मेमोरी ट्रिक अब टेस्ट करते हैं। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ट्रिक क्या थी? ABH मैप्स टू SMA। तो A फॉर अवध के साथ S फॉर सादत खान ही एक परफेक्ट मैच बनेगा। सिंपल राइट? एग्जाम में बस यही स्मार्टनेस दिखानी है। सिखों द्वारा शुरू की गई राखी प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शंस हैं ए, यह एक नया हथियार था, बी, उपज पर 20% कर के भुगतान पर किसानों को संरक्षण, सी, यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, या डी, यह व्यापार पर लगने वाला कर था। और इसका बिल्कुल सही उत्तर है बी। उपज पर 20% कर के भुगतान पर किसानों को संरक्षण प्रदान करना। यही वो 20 नंबर का जादू था जो सिखों को किसानों का पूरा समर्थन भी दिला रहा था और साथ ही सैन्य फंड भी। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। अगर वो JIR वाली मेमोरी ट्रिक याद है तो ये सवाल सेकंडों में हल हो जाएगा। MCQ नंबर 2। MCQ 2, कौन सी प्रशासनिक प्रणाली मुगलों द्वारा पूरी तरह से अस्वीकृत थी लेकिन 18वीं शताब्दी में अवध और बंगाल द्वारा व्यापक रूप से अपनाई गई? ऑप्शंस हैं ए, जागीरदारी, बी, मनसबदारी, सी, इजारेदारी, या डी, जमींदारी। बिल्कुल सटीक उत्तर है सी, इजारेदारी यानी राजस्व खेती। ट्रिक के अनुसार उन्होंने जागीरदारी को रिजेक्ट किया था और इजारेदारी को अपनाया था, जहां टैक्स वसूलने वाले राज्य को एक तय रकम देने का वादा करते थे। चलिए अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं। MCQ नंबर 3। MCQ 3, शिवाजी के नेतृत्व में मराठा सेना की रीढ़ यानी बैकबोन किसने प्रदान की? ऑप्शंस हैं ए, देशमुख,
बी कुंभी, सी पेशवा या डी चित्पावन ब्राह्मण? उन गतिशील योद्धाओं को याद करने की कोशिश कीजिए जिनकी हमने अभी-अभी चर्चा की थी। और सही जवाब है बी, अत्यधिक गतिशील किसान पशुपालकों के समूह, जिन्हें कुनबी कहा जाता था। तो देखा, इन्हीं क्षेत्रीय ताकतों ने मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत के अलग-अलग हिस्सों में अपना परचम लहराया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाली बात है। क्या आपस में लगातार लड़ती हुई इन महान क्षेत्रीय ताकतों ने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी विदेशी ताकत यानी अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करने का रास्ता साफ कर दिया था? ये एक ऐसा सवाल है जो अगले चैप्टर के लिए गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।